स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अपन जो कक्षा 12 का जो नौवा चैप्टर पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में हमने अध्याय नंबर 9 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों के जरूर अपने नोटबुक में हल कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है, मात्स्यिकी या फिशरीज से आप क्या समझते हैं? तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिशरी या मात्स्यिकी क्या होता है? तो एक ये उद्योग की तरह है जिसके अंदर मछलियां और अन्य जो जलीय जंतु होते हैं उनका पालन करते हैं, उनको पकड़ते हैं और बेचते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतः प्रजनन इन ब्रीडिंग जो होता है वो क्या होता है? अंतः प्रजनन किसे कहते हैं? तो ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच में जब संगम की क्रिया करवाते हैं या प्रजनन करवाते हैं। दूसरा है, बही प्रजनन क्या है? हिस्सरडेल भेड़ के विकास को समझाइए। तो बही प्रजनन हमने भिन्न भिन्न नस्ल के जो जंतु होते हैं उनके बीच में प्रजनन करवाते हैं और किस तरह से हमने हिस्सरडेल भेड़ का निर्माण किया है, जो बीकानेर एवीज लिए या जो रेम्स लिया है उसके द्वारा किस तरह से हमने हिस्सरडेल भेड़ का विकास किया है पंजाब में, उसके बारे में आपको याद कर लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि अंतः प्रजनन और बही प्रजनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह का प्रश्न और बनता है। चौथा प्रश्न है, अंतर विशिष्ट संकरण क्या है? एक उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, भिन्न भिन्न जातियों के बीच में जब अपन प्रजनन करवाते हैं तो वो अंतर विशिष्ट संकरण होता है। तो इसको अपन अंतर जातीय प्रजनन भी बोलते हैं और इसमें एक उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना है। तो वो अपनी किताब में उदाहरण खच्चर या म्यूल का दिया गया है। तो उसके किस तरह से हमने खच्चर का विकास किया है वो पूरा हमने वीडियो में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, अंतः प्रजनन अवसादन किसे कहते हैं? देखिए, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके समाधान का तरीका बताइए। तो अंतः प्रजनन अवसादन, जब हम 4 से 6 पीढ़ियों से ज्यादा अगर अंतः प्रजनन करवाते हैं तो अंतः प्रजनन अवसादन की स्थिति आ जाती है, यानी गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों कम होने लगती है। फिर तरीका ये है कि उसके समाधान का कि हम कोई ऐसे असंबद्ध जीवों के बीच में क्रॉस करवाएंगे, फिर जो कभी उनके पूर्वज समान नहीं थे ऐसे फिर जीवों को चयनित करके हम, नस्ल एक ही होनी चाहिए, एक ही नस्ल के ऐसे जीव जो पहले से संबंधित नहीं है उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, प्रजनन करवाएंगे, तो फिर अंतः प्रजनन अवसादन रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, एमओईटी तकनीक से आप क्या समझते हैं? तो ये है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि हम एक चयनित या श्रेष्ठ किस्म की मदर को मल्टीपल ओवुलेशन के लिए तैयार करते हैं, जिसके द्वारा उसमें हॉर्मोन्स देके उसमें 6 से 8 अंडे प्रेरित करते हैं अंडो उत्सर्ग में और फिर उन अंडों को निकाल के भ्रूण बनाते हैं कृत्रिम रूप से और फिर इनको 8 से 32 कोष की अवस्था में सेरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं और इस तरह से बहुत ही कम समय में और अच्छी गुणवत्ता वाले जंतुओं को, किस्मों को, नस्लों को तैयार किया जाता है। तो एमओईटी तकनीक में किस कोशिका अवस्था में भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है? तो हम ये पढ़ चुके हैं कि 8 से 32 कोष की अवस्था में स्थानांतरण करेंगे। इससे कम भी नहीं, इससे अधिक भी नहीं, अधिक भी ये नहीं होगा क्योंकि फिर रोपण में परेशानी आएगी और वो सैरोगेट मदर के अंदर विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट है 8 से 32 कोष की अवस्था। फिर मौन पालन का महत्व समझाइए। देखिए, मौन पालन जिसको मधुमक्खी पालन भी कहते हैं, तो इसका क्या महत्व है और इसके हमें क्या फायदे हैं, तो वो इसके बारे में उनको समझाना है। शहद है, मोम है या परागण की क्रिया है, तो वो इसके बारे में अपन को इसमें समझाना है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी की भारत में पाई जाने वाली उस सामान्य प्रजाति का नाम लिखिए जिसे आसानी से पाला जाता है। तो ये केवल भारत में जो मधुमक्खी है उसकी प्रजाति के बारे में पूछा गया है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि जो एपिस इंडिका होती है उसको हम आसानी से पाल सकते हैं। लवणीय और अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें इतना ही हमने पूछा है कि लवणीय खारे पानी में और मीठे पानी में कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है, उसके बारे में आपको उदाहरण देना है। तो हमने रोहू, कतला, मरगला, काला बसु,
सिल्वर कोप, कॉमन कॉर्प, हिल्सा, सार्डीन, मैकेरेल, बहुत सारी मछलियाँ पड़ी है। तो आपको इनमें दो दो उदाहरण लवणीय और अलवणीय मछलियों के आपको छांट लेने हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति क्या है। देखिए नीली क्रांति तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फिर अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप प्रजनन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो पादप प्रजनन अपन पढ़ चुके हैं और इसके उद्देश्य भी अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अच्छी गुणवत्ता वाले या रोग प्रतिरोधक या अधिक उत्पादकता वाले अपन पादप तैयार करते हैं, किस्में तैयार करते हैं। फसल की एक नई आनुवांशिक किस्म के प्रजनन के विभिन्न पदों को समझाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस तरह का ये प्रश्न है कि फसल की एक नई आनुवांशिक किस्म के प्रजनन, यानी एक नई आनुवांशिक किस्म बना रहे हैं तो उसका तरीका क्या है बनाने का, या इसमें अपन शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि जो पादप प्रजनन तकनीक है उसकी प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो हम जो 4-5 चरण हमने पढ़े थे, उन चरणों को हमें इसमें समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सोनालिका व कल्याण सोना क्या है। तो इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। सोनालिका और कल्याण सोना ये गेहूं की अर्धवामन किस्में हैं जो भारत में विकसित की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में विकसित धान की उच्च उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्मों के नाम बताइए तथा उनके विकास को भी समझाइए। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 1966 में भारत में 2 किस्में लाई गई थी, IR8 और ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। तो IR8 से तो हमने क्या किया था, उनको दोनों को उगाया और फिर एक और भी अच्छी किस्में बना ली गई, जया और रत्ना। तो यहाँ पर तो उदाहरण हो जाएगा जया और रत्ना, और किस तरह से विकास हुआ है वो भी आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, कवकों द्वारा पादपों में होने वाले रोगों के नाम बताइए। 2 रोगों के नाम बताइए। कवक द्वारा पादपों में होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो 2 रोगों के नाम बताने आपको जो कि कवक के द्वारा होते हैं। तो हमने कवक के द्वारा होने वाले रोग भी पढ़े हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग भी पढ़े हैं और वायरस द्वारा होने वाले रोग भी पढ़े हैं। तो हमने कवक वाले बहुत सारे रोग पढ़े हैं, जैसे गेहूं का भूरा कीट है, काला कीट है, आलू का गेती अंगमारी है, आलू का पछेती अंगमारी है। इसके अलावा हमने जीवाणु से भी जैसे क्रूसीफर का ब्लैक रोट पढ़ा है हमने। तो कवकों के द्वारा होने वाले यहाँ पर 2 रोगों के तो कोई भी 2 रोग आप याद कर सकते हो, और एक आप जीवाणु जनित रोग भी याद रखें, जैसे क्रूसीफर का ब्लैक रोट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्परिवर्तन से विकसित की गई, यहाँ पर ये लिख लेंगे, की गई पादप किस्म का उदाहरण दीजिए जो रोग प्रतिरोधक होती है। तो देखिए जो उत्परिवर्तन द्वारा, देखिए एक हम पादप प्रजनन द्वारा तो विकसित कर रहे थे, लेकिन उत्परिवर्तन द्वारा भी अपन कुछ ऐसी किस्में रोग प्रतिरोधक किस्में बनाई है हमने। तो वो मूंग की किस्म है। तो हमने एक पढ़ी थी कि मूंग जो बीन होती है उसकी किस्म हमने पढ़ी थी कि जो पीत मोजेक वायरस होता है, पीत मोजेक वायरस उसके खिलाफ प्रति प्रतिरोधक है, और जो पाउडर मिल्ड्यू होता है चूर्निल आसिता, इस रोग के प्रति भी ये रोग प्रतिरोधक होती है। तो मूंग की इस तरह की किस्म हमने उत्परिवर्तन द्वारा बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है। तो हम उत्परिवर्तन द्वारा पादप की किस्म बना रहे हैं और फिर उसको बढ़ा रहे हैं, तो वही उत्परिवर्तन प्रजनन है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, परभनी क्रांति क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परभनी क्रांति क्या है। तो परभनी क्रांति भिंडी की एक रोग प्रतिरोधक किस्म है, परभनी क्रांति। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है कि ये क्या है, ये भिंडी की किस्म है, और किस रोग के को वो रोग कौन सा है जिसके प्रति ये प्रतिरोधक है। तो उसका रोग हमने पढ़ा था पीत मोजेक वायरस। कौन सा रोग था वो, पीत मोजेक वायरस के प्रति ये प्रतिरोधक होती है। अगला प्रश्न देखिए, 8+66 क्या है। देखिए 8+66 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए 8+66 गेहूं की किस्म बनाई गई है जिसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है। तो उच्च अंश वाला प्रोटीन
वाली ये गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैव पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? इसको एक नाम और देते हैं हम, जैव प्रबलीकरण। क्या नाम देते हैं? जैव प्रबलीकरण। तो इसको आप इस दोनों से याद रखें, जैव पुष्टिकरण या जैव प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं? ये इसको हम कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बायो फोर्टिफिकेशन। तो हम बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें उच्च पोषक पदार्थ वाले अंश मौजूद होते हैं, ऐसी किस्में अपन पादप किस्में तैयार करते हैं, उसे ही अपन जैव पुष्टिकरण कहते हैं। तो ये था अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है गेहूं मिलान करने वाला। देखिए, तो इधर हमने एक तो गेहूं जो पादप की नाम दे रखे हैं और उधर पादप की किस्में दे रखे हैं। जैसे इधर हमने गेहूं, सरसों, मिर्च, फूल गोभी, लोबिया, ब्रेसिका, रेपसीड, मस्टर्ड और ओकरा जो भिंडी की किस्म है। तो ये हमने इधर लिख दी है और एक साइड में हमने दूसरे कॉलम में एक कॉलम ये बना लिया है, दूसरा कॉलम हमने ये बना लिया है। अब आपको यहाँ पर इनसे मिलान करना है कि किस तरह की किस्म है। अब यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है, एक पर्टिकुलर अंदर से भी इस तरह का प्रश्न, गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्म का नाम लिखिए, या गेहूं, सरसों की, मिर्च की रोग प्रतिरोधक किस्म का नाम लिखिए, तो वो भी प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर एक मिलान करने वाला प्रश्न बनता है। जैसे गेहूं की हमने किस्म पढ़ी थी हिमगिरी, तो याद हो गया आपको हिमगिरी। सरसों की जो किस्म थी वो थी पूसा स्वर्णिम, देखिए रोग प्रतिरोधक। और मिर्च की किस्म थी वो थी पूसा सदाबहार, मिर्च सदाबहार। फूल गोभी थी वो पूसा सुब्रा थी, पूसा सुब्रा। लोबिया थी, लोबिया की फली जो कि पूसा कोमल थी। और ब्रेसिका रेपसीड जो कि पूसा गौरव थी। और ओकरा भिंडी जो कि पूसा स्वामी, ये इनकी किस्म है। तो इस तरह से ये आपको मिलान करने वाला प्रश्न है। इसकी किस्मों को आप इन कम से कम इन किस्मों को आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, एससीपी का पूर्ण नाम लिखिए और इसका महत्व बताइए। देखिए, एससीपी जिसको अपन सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये मुख्य रूप से सूक्ष्मजीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन की उच्च मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन के अलावा और भी पोषक पदार्थ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपन मानव आहार या पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपने कंप्लीट एक टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, या इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि एकल कोशिका प्रोटीन को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, या इस तरह भी आ सकता है कि एकल कोशिका प्रोटीन पर अपने विचार लिखिए, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर अपने एक उदाहरण देके आपको, जैसे उदाहरण आप देंगे स्पाइरुलिना या जो जीवाणु है उसका उदाहरण आप दे सकते हो। तो इसको आप जरूर पढ़ लें, एकल कोशिका प्रोटीन, और इसका महत्व है और इसके उदाहरण याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, विषाणु मुक्त पौधे, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होता है? तो ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो इसमें हमने शीर्ष विभज्योतक पढ़ा था कि जो शीर्ष विभज्योतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, वो शीर्ष विभज्योतक होते हैं, चाहे वो परों का हो, चाहे वो शीर्ष विभज्योतक हो, चाहे वो कक्षीय विभज्योतक हो, कोई भी विभज्योतक हो, वो हमेशा विषाणु मुक्त रहते हैं। तो विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने तो हमें शीर्ष विभज्योतक लेना पड़ेगा। देखिए, पूर्ण सख्तता जिसको हम अंग्रेजी में टोटीपोटेंसी बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, वो क्या है? पूर्ण सख्तता क्या है? तो मतलब एक सिंगल सेल जब एक पूर्ण पादप का निर्माण कर दे। कई कोशिकाओं में ऐसी विशेषता होती है कि वो फिर विकसित होकर पूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। तो ऐसी कोशिका को अपन पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंसी कहते हैं। और इसी के आधार पर पूरा उत्तक संवर्धन टिका हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तक संवर्धन होता ही नहीं। ये शब्द अपन नहीं सुनते, लेकिन हम जानते हैं कि कोशिका पूर्ण सख्त होती है। ये एक कोशिका लगातार विभाजन करते करते एक पूर्ण पादप का निर्माण
कर सकती है। तो पूर्ण सत्ता ये होती है। फिर है पोमेटो क्या है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोमेटो क्या है? तो यहाँ पर हमने एक कायिक संकरण एक टॉपिक पढ़ा था, कायिक संकरण। देखिए कायिक संकरण, तो उसमें हमने क्या किया था? जीव द्रव्य लिया था, प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्यक, प्रोटोप्लास्ट। तो दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट, एक ले लिया, फिर एक दूसरा प्रोटोप्लास्ट ले लिया अलग प्रजाति का, फिर हमने उसको मिक्स करवा लिया और जो संकर बना लिया। तो इसी तरीके से एक पोटैटो का और एक टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लेकर जो हमने स्पीसीज बनाई थी उसका हमने नाम दिया था पोमेटो। तो ये पोमेटो थी। तो यहाँ पर एक आपको कायिक संकरण के बारे में भी याद रखना है कि क्या है, और ये प्रोटोप्लास्ट क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक पादप कोशिका भित्ति रहित, पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति रहित होती है उसको अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे अपने लेसन नंबर 9 से, और इसी के साथ अपना जो लेसन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगले लेसन के रूप में हम जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।